भारत सरकार की ओर से भारतीय शहरों में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए साल 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी, जिस मिशन के अंतर्गत भारत के 100 शहरों का चयन किया गया था और उद्देश्य ये था कि इन 100 शहरों में जितनी भी एडवांस फैसिलिटीज हो सकती हैं वो सभी फैसिलिटीज शहरों में प्रदान की जाएं। अब इस पूरे मिशन के 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल एक लंबा पीरियड है, लंबा समय है जब इस पूरी योजना का मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी इस बात की जांच की जा सकती है कि योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है या फिर नहीं रही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट विषयों पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक्स यदि आप देखें, सबसे पहले खबर पे बात करेंगे। खबर हमारी यही है, बहुत सामान्य सी खबर है। खबर को देखने के बाद स्मार्ट सिटी मिशन क्या था, कुछ जरूरी बातें जो है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में उनको समझेंगे। फिर स्मार्ट सिटी मिशन के कंपोनेंट क्या हैं, घटक क्या हैं, उन पर बात करेंगे। इसमें शासन संरचना कैसी है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन की शासन संरचना जो है वो अन्य अभियानों से, सरकार की अन्य योजनाओं से काफी अलग है। कैसे अलग है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे। फिर आपका इन योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस वर्तमान समय में देखने को मिल रहे हैं, उन पर बात करेंगे। फिर एक सवाल आपके लिए होने वाला है, प्रश्न यहां पर होगा, जिस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए मौजूद है। सूचना यह है कि इस रिपब्लिक डे के अवसर पर, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, पेनड्राइव कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उस पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल सकता है। 40% की आपकी बचत हो सकती है और इसके साथ साथ जो हमारी डीएलपी है, बुक्स हैं, उन पर आप जो है 25% की बचत प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे डिस्काउंट से जुड़ा लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जब आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए, ये तो हुआ ऑफर के बारे में, ये तो हुआ आपकी छूट के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। और खबर यदि आप सबसे पहले देखें तो हमने देखा स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसके 10 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। 10 साल योजना के पूरे होने वाले हैं। ऐसे में योजना का विश्लेषण करना इंपॉर्टेंट है। ये खबर जो है द हिंदू के अखबार से ली गई है। द हिंदू के अखबार में आप देखेंगे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, यानी स्मार्ट सिटी मिशन का अभी सिचुएशन क्या है, किस स्थिति में मौजूद है, उसको लेकर के इस पूरी खबर में बात की गई है। तो ये ओवरऑल हमारी खबर हो जाती है। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। तो स्मार्ट सिटी मिशन यदि आप देखें, इस मिशन की शुरुआत जो है वो की गई थी जून 2025 में। तो जून 2025 में भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया था और योजना को केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर शुरू किया गया था। इसके अलावा योजना के उद्देश्य यदि आप देखें, इस योजना के तहत मुख्य तौर पर भारत के 100 शहरों का चयन किया गया। भारत के 100 शहरों को जो है चूज किया गया और उद्देश्य यही था कि इन 100 शहरों में रहने वाले लोग जो हैं उन लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, उन लोगों की जो लाइफ क्वालिटी है, स्टैंडर्ड जो है उसमें सुधार किया जा सके। खासतौर पर योजना में सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है, यानी कि सतत विकास पर जोर दिया जाता है। तो ओवरऑल ये योजना इस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि योजना केवल डेवलपमेंट पर ध्यान देती है, योजना केवल जो है विकास पर ध्यान देती है। डेवलपमेंट के साथ साथ ये योजना दूसरे जो पहलू हो सकते हैं, जैसे कि आपका एनवायरमेंट का पहलू है, तो एनवायरमेंट को भी उतने ढंग से ध्यान में रखती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है ताकि अगर हम अपने जो संसाधन हैं उनको अभी इस्तेमाल करें तो हमारे फ्यूचर के लिए वो संसाधन, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन जो है, उसके लिए वो संसाधन समाप्त ना हो जाएं। तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करना काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बारी आती है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी में के शेप सिचुएशन ना बन जाए, ऐसी सिचुएशन ना बन जाए जहां पर आपका कुछ लोगों का विकास हो रहा हो, कुछ लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी इनकम लगातार, उनकी वेल्थ जो है वो लगातार बढ़ रही है, जबकि कुछ लोग जो हैं उनकी इनकम में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये के शेप सिचुएशन यहां पर नहीं बननी चाहिए। अगर आपको ये सुनिश्चित करना है तो आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना पड़ेगा और ये दोनों ही चीजें आपको स्मार्ट सिटी मिशन में देखने को
मिल जाएंगी। इसके अलावा और लक्ष्यों की यदि आप बात की जाए तो यहाँ पर बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है, वातावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश की जाती है, सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है उन पर जोर दिया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, कॉम्पैक्ट क्षेत्र पर, प्रकृति मॉडल पर जोर दिया जाता है। तो ये तमाम आपकी चीजें हैं जहां जो चीजें आपको मुख्य तौर पर इस पूरी योजना में देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमने स्मार्ट सिटी मिशन की बात की। इसके अलावा अब स्मार्ट सिटी मिशन के कंपोनेंट कौन से हैं उनको यदि आप देखें क्या क्या घटक आपको मिलेंगे, तो स्मार्ट सिटी मिशन में मुख्यतः आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट है आपका एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं क्षेत्र आधारित विकास, और दूसरा इसका कंपोनेंट है पैन सिटी समाधान यानी कि पैन सिटी सोल्यूशन। तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में यदि आप देखें तो यहां पर भी आपको तीन सब कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। पहला है आपका पुनर्विकास यानी कि रीडेवलपमेंट। तो पुनर्विकास मुख्य तौर पर शहरी क्षेत्रों का नवीकरण करने पर जोर देता है। शहरी क्षेत्रों में जो पुराने एरियाज मौजूद हैं उनको फिर से डेवलप करने पर जोर देता है। तो ये जो पहले वाले क्षेत्र हैं उनको दोबारा से डेवलप किया जाएगा। फिर है आपका रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग में मुख्य तौर पर जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एडवांस बनाया जाएगा। जैसे आपका लोकल एरिया डेवलपमेंट हो गया, अहमदाबाद में लोकल एरिया डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर ग्रीनफील्ड परियोजनाएं हैं, नई शहरी क्षेत्रों का विकास किया जाएगा यानी कि नए जो प्रोजेक्ट हैं वो डेवलप किए जाएंगे। जैसे आपका नया रायपुर बनाया गया है, गुजरात में आपको गिफ्ट सिटी देखने को मिल रही है। तो ये नए शहर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो कोलकाता का न्यू टाउन हो गया, ये नया शहर यहाँ पर एक एडवांस शहर यहाँ पर बनाया जा रहा है। फिर आपका पैन सिटी समाधान है। तो जितना भी पूरा शहर है उस पूरे शहर में अलग अलग तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जैसे आपका ई गवर्नेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, शहरी गतिशीलता हो गया यानी सिटी मोबिलिटी हो गया, अर्बन मोबिलिटी हो गया। इन तमाम चीजों पर भी यहाँ पर जोर दिया जाएगा। आईसीटी समाधान पर ओवरऑल जो है आपका जोर दिया जाएगा। तो ये कुछ कंपोनेंट हो गए आपके स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। अब इसकी शासन संरचना की बात करते हैं। हमने कहा था कि ये जो पूरी योजना है इस योजना की शासन संरचना जो है वो अपने आप में काफी अलग है और काफी विशेष है। आप देखेंगे ट्रेडिशनल तौर पर जब हम बात करते हैं सरकार जो भी योजना शुरू करती है वो योजना सरकार किसी न किसी मंत्रालय के तहत शुरू करती है और जो सरकारी विभाग होता है उसी के तहत उस योजना को इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन स्मार्ट सिटी योजना जो है इसी बात में डिफरेंट हो जाती है, इसी बात में अलग हो जाती है। स्मार्ट सिटी योजना में मुख्य तौर पर सरकारी तंत्र का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि सरकार ने इसके लिए क्या किया है, सरकार इसके तहत स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाती है यानी कि विशेष प्रायोजित व्हीकल्स जो हैं, विशेष प्रायोजित वाहन जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे विशेष प्रायोजित वाहन का क्या मतलब होता है, क्या कोई गाड़ी है, क्या कोई वाहन है, क्या कोई व्हीकल है? तो इसका मतलब किसी गाड़ी से नहीं है, बल्कि स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक कंपनी को। तो यहां पर सरकार क्या करती है, सरकार एक कंपनी बनाती है, सरकार एक यूनिट बनाती है और ये यूनिट को रजिस्टर किया जाता है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। और इस कंपनी की जो अध्यक्षता है या फिर कंपनी की जो कमान है वो नौकरशाहों के हाथ में होती है, वो आपका ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होती है। लेकिन कंपनी जो है आपका वो ओवरऑल जो है प्राइवेट तर्ज पे काम करती है, जो निजी कंपनियां होती हैं उनकी तरह ही काम करती है। तो ये आपका नया मॉडल जो है वो सरकार की तरफ से इस योजना के लिए अपनाया गया है। वित्त पोषण की यदि आप बात करें तो योजना मुख्य रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से काम करती है, पीपीपी मॉडल में काम करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में काम करती है। योजना की डेडलाइन यदि आप देखें, योजना को हमने देखा था शुरू किया गया था 2015 में और जो इसकी पहली डेडलाइन थी वो 2020 के आसपास थी, लेकिन बाद में इसकी डेडलाइन को बढ़ाया गया। अब तक डेडलाइन को टोटल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। जो लास्ट बढ़ाया गया था वो आपका बढ़ाया गया था, इससे पहले बढ़ाया गया था 2024 तक और उसके बाद एक बार फिर से बढ़ाया गया और वर्तमान समय में जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च 2025 यानी लगातार सरकार जो है योजना की डेडलाइन को बढ़ाती जा रही है। तो यहाँ पर अब योजना की डेडलाइन कितनी हो गई है, 31 मार्च 2025 हो गई है। तो अब डेडलाइन को 5 सालों के लिए जो है अब तक टोटल आगे बढ़ाया जा चुका है। तो ये ओवरऑल हमने शासन संरचना की बात की, डेडलाइन क्या है उसको देखा। अब यहाँ पर कुछ चुनौतियां भी हैं योजना में, उन चुनौतियों की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारी जो पहली चुनौती है वो है परिभाषा की अस्पष्टता को लेकर के, यानी कि ये योजना जो है ये योजना स्मार्ट सिटी डेवलप करने की बात करती है, लेकिन सवाल जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि आखिर स्मार्ट सिटी है क्या, स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, स्मार्ट सिटी में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, इसको पूरी तरह से वेग रखा गया है।
ये क्लियर नहीं किया गया कि स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी या स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है। इसकी वजह से हर शहर में आपको अलग अलग लेवल पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी की कोई एक स्पष्ट क्लियर डेफिनेशन जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। और क्योंकि स्पष्ट डेफिनेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, उसकी वजह से संसाधनों का आवंटन जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि जो आपके नीति निर्माता हैं उनको ये पता ही नहीं है कि जो आपका आवंटन होना है वो किस लिहाज से होना है, कैसे होना है। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर जो है पैदा करता है। अगली जो समस्या है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच की है, यानी कि यहाँ पर जो आपका डिसीजन लिया जाता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इस तरह से होती है। ऊपर डिसीजन लिया जाता है, यहाँ डिसीजन मेकिंग होती है, यहाँ इंप्लीमेंटेशन होता है। ये बड़ी समस्या पैदा करता है। किस तरह से समस्या? क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन क्या है। वो लोग ग्राउंड लेवल की सिचुएशन से वाकिफ ही नहीं है, तो डिसीजन कई बार गलत हो सकते हैं। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो आपकी निर्वाचित पार्षद हैं उनकी भूमिका को दरकिनार कर दिया जाता है। उनकी बेसिकली यहाँ पर जो जवाबदेही है वो प्रभावित होती है। कई बार हमने देखा कि अभी हमने इस पे बात की थी कि जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके बीच में और जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं उनके बीच में कई बार आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ये भी जो है शहर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इनका काम भी शहर का डेवलपमेंट करना है, इनका काम भी शहर का डेवलपमेंट करना है, जिसकी वजह से कई बार जो है दोनों के बीच में आपको टकराव देखने को मिलता है। जबकि आपकी ये जो है जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, कॉर्पोरेशन हो गया, और भी बहुत सारी बॉडीज हैं, ये बॉडीज निर्वाचित होती हैं, ये जो है इलेक्टेड होती हैं, जनता द्वारा चुनी जाती हैं, और ये जो है आपके ये सरकार द्वारा बनाए गए हैं, गवर्नमेंट मेड हैं। जो इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि जनता को द्वारा जो है इनके चुना गया है, और जनता ही डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट है। जबकि तो इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा होती है, जबकि इस योजना में स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा करता है। इसके अलावा शहरों की जो चयन प्रक्रिया है कई बार उसमें भी खामी बताई जाती है। कुछ शहर हैं जिनको चूज किया गया है, कुछ शहर है जिनको चूज नहीं किया गया। जो डिजर्व करते थे चूज करना उनको चूज नहीं किया गया। तो शहरों की जो प्रतिस्पर्धी जो प्रतियोगिता चयन है उसमें यहाँ पर एक बड़ी समस्या जो है देखने को मिली है। इसके अलावा अपर्याप्त वित्त पोषण भी एक बड़ी समस्या है, यानी कि जितने पैसे की जरूरत है इस पूरी योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए उतना पैसा यहाँ पर जो है जो आपके स्पेशल पर्पस व्हीकल है उनको नहीं मिल पाता है। फिर शासन संरचना की समस्या, वही बात है जो हमने यहाँ पर देखा कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से बनाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये संविधान का हिस्सा है, ये संविधान का हिस्सा नहीं है, पर इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये भी बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा करता है कि एसपीवी मॉडल जो है 74वें संविधान संशोधन के साथ संरेखित नहीं है, इनलाइन नहीं है। फिर विस्थापन और सामाजिक प्रभाव भी इसके आपको देखने को मिलते हैं। विस्थापन इस लिहाज से कि जब शहरों का डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा होती हैं। तो ये आपकी कुछ समस्याएं हुई जो कि इस योजना में, इस पूरे मिशन में आपको देखने को मिल जाती हैं, जिन पर सरकार और ज्यादा गौर कर सकती है। चलिए अब यहाँ पर बढ़ा जाए आगे। यहाँ पर हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो होता है समाप्त। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए हुए हैं। हमारा पहला कथन है स्मार्ट सिटी मिशन केवल केंद्रीय फंडिंग पर निर्भर है। हमारा दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।